चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं। भाई आज, है ना। वहाँ से जैसे जहाँ से हमने पढ़ा दिया था उसी के जस्ट आगे आपको बताते हैं, पढ़ाते हैं। ठीक है। तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने सर्वलेट कॉन्फ़िग और सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट के बारे में डिस्कशन किया था और डायनामिकली डेटा शेयरिंग भी करना सीख लिया था। तो कॉन्फ़िग और कॉन्टेक्स्ट का यूज करके मैं आपको एक और प्रोग्राम दिखाना चाहता हूँ कि नहीं, कॉन्टेक्स्ट का यूज करके, कि कंटेस्ट का यूज करके और क्या कर सकते हो आप। मतलब उसका और क्या फ़ायदा है, क्या एडवांटेज है कंटेस्ट का यूज़ करके। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप अपने प्रोग्राम में प्रोजेक्ट लेवल पे मतलब क्या कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, कॉन्टेक्स्ट एट्रीब्यूट करके एक हमारे पास प्रोग्राम बना हुआ है। और जैसे मान लीजिए कि हमें ये काउंट करना है कि हमारे पास जो हमारी एप्लीकेशन है, तो उस एप्लीकेशन पे कितने बार मतलब यूज़र का रिक्वेस्ट आया है ना। और वो कितने बार मतलब विजिट करके जा चुका है। तो वो काम आप कॉन्टेक्स्ट के थ्रू कर सकते हो। तो मैं कॉन्फ़िग डेमो वाले ही प्रोग्राम में देखिए करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये 3-4 लाइन का कोड मैं लिखूँगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं कोड क्या लिख रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ सबसे नीचे हम लिख देते हैं, देखिए सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट हमारे पास बना हुआ है। तो कॉन्टेक्स्ट का ही एक मेथड होता है जिसका नाम है गेट एट्रीब्यूट, जो आप जानते हो, कल भी मैंने आपको बताया था कि कॉन्टेक्स्ट का मेथड है गेट एट्रीब्यूट। गेट एट्रीब्यूट में मैंने एक एट्रीब्यूट का नाम दिया काउंट। तो काउंट कोई एट्रीब्यूट सेट होगा जो हम गेट कर रहे हैं, बट सेट तो कहीं हमने किया नहीं है। तो फिर ये यहाँ पे नल दे देगा। तो पहली बार इसकी वैल्यू नल आ जाएगी फर्स्ट टाइम जब रिक्वेस्ट जाएगा। और फिर हमने क्या करा, काउंट वेरिएबल एक बना के उसमें एक इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसमें कुछ वैल्यू पास करा दिया, मतलब 0 उसमें इनिशियलाइज कर दिया। और उसके बाद हमने क्या करा, उसकी वैल्यू 0 में एक ऐड कर दिया, 1 मतलब उसमें कर दिया 0 + 1। काउंट का एक मेथड होता है ना, इंट वैल्यू, इंटीजर क्लास का मेथड होता है इंट वैल्यू, जिससे उस इंटीजर की इंटीजर वैल्यू आ जाती है। प्लस उसमें हमने एक इंटीजर इंक्रीमेंट कर दिया। और फिर कॉन्टेक्स्ट का ये मेथड होता है सेट एट्रीब्यूट। अब मैंने एट्रीब्यूट में यही इंटीजर उठा के पास कर दिया। ठीक है। यहाँ प्रिंट राइटर से इसको हम प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है। तो होगा क्या कि जब पहली बार जाएगा, ये पहली बार मतलब एप्लीकेशन चलेगी, तो होगा ये कि काउंट के अंदर क्या पड़ा हुआ है, काउंट के अंदर 0 पड़ा था, उसकी वैल्यू इंक्रीज होके 1 हो गई, 1 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जब दोबारा रिक्वेस्ट जाएगा तो फिर ये मेथड चलेगा। इसमें तो ऑलरेडी वैल्यू मिल जाएगी, तो इसका मतलब इफ चलेगा नहीं, तो ये नीचे वाला जो सेक्शन है ये चलता ही जाएगा और काउंट की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि हमारी एप्लीकेशन को मतलब हमारी वेब एप्लीकेशन को एक विजिटर कितने बार विजिट करके जा चुका है ना। तो ये इस तरह का काम आप कॉन्टेक्स्ट से मतलब कर सकते हैं कि भाई कॉन्टेक्स्ट के अंदर कोई डेटा सेट कर दिया और उसके बाद उसको गेट करा लिया, ज़रूरत पड़ी तो उसे अपेंड करा दिया, इंक्रीज करा दिया, जो भी है व्हाटएवर, इस तरह का कुछ जो भी एक्शन है वो आप कर सकते हैं। तो राइट क्लिक करा हमने, रन करा, रन ऑन सर्वर, इसे फिनिश कर दिया। ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है अभी। हम्म। सर ये सारे प्रोग्राम्स के लिए मतलब वो बताएगा, जितने यूजर हमारे आएंगे सबके लिए बताएगा या एक नहीं, इंडिविजुअल के लिए इसी अलग अलग? सर्वलेट के लिए, क्योंकि मैंने कॉन्टेक्स्ट लेवल पे काम इसी के अंदर करा हुआ है ना। तो अगर मैंने इसी सर्वलेट के लिए करा हुआ है तो इसी सर्वलेट के लिए करेगा बस वो,
है ना। तो ये देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है, यहाँ पे क्या आ गया, वो नल इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने एट्रीब्यूट से वैल्यू गेट कर रखा है पहले कहीं पे, वो नल वैल्यू भेजा इसलिए वहां नल आ गया, कोई बात नहीं। अब जैसे देखिए मैंने रिक्वेस्ट यहाँ से रिफ्रेश करा तो इसकी वैल्यू हो गई 2, अब देखिए 2 हो गई। फिर रिफ्रेश, मैं रिफ्रेश करता जाऊंगा और ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। और इवन आप अगर ब्राउजर चेंज कर दोगे, जब दूसरे ब्राउजर में जाके यहीं से स्टार्ट करोगे तो ये फिर से वहीं से काउंट करना शुरू करेगा। तो इससे मतलब हमें ये पता चल जाएगा कि इस सर्वलेट के लिए आ, आ, ये यहाँ पे ये सॉरी, ये पूरा यूआरएल इस सर्वलेट के लिए तब कितने बार रिक्वेस्ट हमारा ब्राउजर से आया हुआ है, ठीक है। देखिए 17, 18, 19, यहाँ पे कितना हो गया, 26 हो गया। अब देखिए जब मैं यहाँ पे जाऊंगा दोबारा तो 27 से स्टार्ट करेगा वैसे, क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट लेवल पे एक वैल्यू मैंने सेट करा दी। तो अब उस मतलब उसमें जब मैं काउंटर चलाऊंगा तो हर जगह वो इफेक्ट करेगा, चाहे कहीं से भी रिक्वेस्ट आए, मतलब हर जगह, मतलब हर यूजर के लिए वो रिक्वेस्ट करेगा, मतलब इफेक्ट करेगा अगर हमने उसको उस सर्वलेट में सेट करा रखा है तो ऐसे कोई भी काम कर सकते हो आप। बाकी बहुत सारे काम जो है हमने कॉन्टेक्स्ट, सर्वलेट कॉन्फ़िग और कॉन्टेक्स्ट से हमने कल भी करके आपको दिखाया था। कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट जो होता है वो पूरी एप्लीकेशन के लिए कॉमन होता है, और कॉन्फ़िग जो होता है वो एप्लीकेशन के लिए, हर सर्वलेट के लिए वेरी होता रहता है। और इवन मैंने ये प्रोग्राम आपसे शेयर कर दिया है, तो आप इसे बनाइए जब भी आपको टाइम मिले और मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। चलिए छोटे छोटे कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ थोड़ा बताना चाहूँगा, फिर मैं आपको एक अलग टॉपिक पे जाऊँगा। वो छोटा चीज़ ये है कि भाई जैसे सपोज करो कि हमने क्या करा भाई, एक किसी एचटीएमएल पेज से सर्वलेट पे रिक्वेस्ट भेजा, है ना, कोई भी एचटीएमएल पेज हमारी चली और वहां से हमारा कोई सर्वलेट चला। तो हमें क्या करना है, हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम ये चाहते हैं कि रिक्वेस्ट से आने वाला जो पैकेट्स होता है, अगर आपको पता हो तो मैंने आपको बताया था, जब भी रिक्वेस्ट आती है और जब भी रिस्पांस जाती है तो डेटा पैकेट्स के फॉर्म में होता है। पैकेट के अलग अलग सेक्शन होते हैं, हेडर सेक्शन, फुटर सेक्शन, बॉडी सेक्शन। अब हमें रिक्वेस्ट से आने वाला सारा हेडर अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो रिक्वेस्ट का मेथड होता है गेट हेडर, से हम सारा हेडर निकाल सकते हैं। उसी तरह से रिक्वेस्ट का मेथड होता है गेट मेथड नेम, जिससे हम रिक्वेस्ट के मेथड का नाम निकाल सकते हैं। तो मतलब अलग अलग हमारे पास मेथड होता है जिससे हम रिक्वेस्ट का हेडर, रिक्वेस्ट के मेथड का नाम और बहुत सारा डिटेल हम फर्दर निकाल सकते हैं, है ना। तो रिकॉर्डिंग लगा दिया करो भाई आप लोग, अगर मान लो कोई गलती से किसी की क्लास छूट गई हो तो कम से कम तो कर ले। सर स्काइप कनेक्ट नहीं हो पा रहा है बहुत लोगों का, वो आकाश का भी मैसेज आ रहा है, मेरा भी नहीं हुआ सर, 2 डिवाइस में नहीं हुआ, अभी आईपैड में हुआ है। ओके, हो जाता है कई बार। ये डाउन रिकॉर्डिंग मेरे एंड से क्यों चल नहीं रहा है भाई, आप लोग जरा कोई ट्राई कर ले। सर वही प्रॉब्लम है, स्काइप में कुछ गड़बड़ चल रहा है सर। स्काइप में प्रॉब्लम चल रहा है सर, नेट कनेक्ट नहीं हो रहा है, वाईफाई कनेक्ट भी नहीं हो रहा है। यस सर। ओके, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। तो देखिए जिससे रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगा कर देना रिकॉर्डिंग स्टार्ट, वैसे ये सारा चीज मिल जाएगा, है ना। तो मैं क्या चाह रहा था, मैं ये चाह रहा था कि मैं रिक्वेस्ट से आने वाला ना सारा हेडर निकालना चाहता हूँ, हेडर की इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो मेरे पास इसके लिए सर्वलेट पड़ा होगा, हेडर सर्वलेट के नाम से। देखिए यहाँ पे मैंने एक सर्वलेट बना रखा है, तो मैं ये सर्वलेट 1 का फोल्डर आज ही आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोग इसे यूज करिएगा, ठीक है। तो हेडर को प्रिंट करने के लिए ये 2-3 लाइन का कोड है, ये मैं बस यहाँ से कॉपी करूँगा और उसके बाद किसी भी सर्वलेट के अंदर इसे डाल दूंगा, वो चल जाएगा। तो लेट्स से मैं यहाँ पे लॉगिन सर्वलेट, मेल सर्वलेट, कॉन्फ़िग, मेल चेक, रजिस्टर, डेमो सर्वलेट 1 में डाल देता हूँ, है ना। ये सिंपल सर्वलेट है, इसके अंदर डाल देता हूँ यहाँ पे। तो क्या कोड है, मैं कोड समझा देता हूँ आपको। देखिए HTTP
सर्वलेट जो रिक्वेस्ट होती है ना, रिक्वेस्ट का मेथड होता है गेट हेडर नेम्स। ठीक है, तो गेट हेडर नेम्स जो मेथड होता है ये इनुमरेशन टाइप का वैल्यू हमें रिटर्न करके देता है। इनुमरेशन बेसिकली एक इंटरफेस है, तो इंटरफेस टाइप का वैल्यू हमें रिटर्न करके देता है। तो ये कलेक्शन मतलब रिटर्न करके देता है, क्योंकि हेडर जो होता है वो पूरा बहुत सारा डेटा होता है और वो भी की वैल्यू पेयर में डेटा होता है। तो उसके की और वैल्यू का अलग अलग डेटा निकालने के लिए पहले हमने इनुमरेशन चलाया। इनुमरेशन जस्ट लाइक इटरेटर, मैं कलेक्शन में पढ़ा चुका हूँ, हैज मोर एलिमेंट होता है जो ट्रू रिटर्न करता है। फिर नेक्स्ट एलिमेंट होता है जो सारे एलिमेंट से करके निकालेगा। अब जो भी एलिमेंट निकालेगा उस एलिमेंट से हमें फिर हेडर कैसे निकालना होगा, तो उसके लिए हम एक मेथड चलाएंगे जिसका नाम है, रिक्वेस्ट का मेथड है गेट हेडर। तो गेट हेडर नेम्स जो होता है ये इनुमरेशन रिटर्न करता है और गेट हेडर हमें उस हेडर की वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, तो जितने भी रिक्वेस्ट के हेडर होंगे उनका नेम और प्लस उनकी वैल्यू, की वैल्यू एक तरह से कह दो, हम उसे प्रिंट करा के यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, बस मैंने लाइन लास्ट में ब्रेक कराया है, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, वैसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। दैट्स इट। तो ये कोड बताइए समझ में आ रहा है? रिक्वेस्ट से आने वाले सारे पैकेट्स की जो इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। रिक्वेस्ट का सारा हेडर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। तो देखिए मैं यहाँ से इसे रन करता हूँ। मैंने यहाँ से इसे रन करके यहाँ पे एंटर मारा। यहाँ पे देखिए इंटरनल एरर आ गया, नल पॉइंटर एरर। मैं दोबारा चलाता हूँ, क्या पता इसका यूआरएल पैटर्न रन ही है या कुछ और है। लेट मी चेक। अच्छा, नल पॉइंटर इसलिए आया होगा क्योंकि मैंने इसे इसमें कॉन्टेक्स्ट के अंदर कुछ डेटा गेट कराया है। मैंने सेट कराया ही नहीं तो डेटा गेट कैसे होगा, कहीं किया होगा मैंने ये सब। यहाँ गेट तो कुछ कराया नहीं है, कॉन्टेक्स्ट को प्रिंट कराया मैंने। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कॉन्फ़िगर और कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, इसे भी कमेंट कर देते हैं। हाँ, out.println नहीं है इसलिए एरर आ रहा है, यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा है। तो हमें यहाँ पे गेट राइटर चलाना पड़ेगा, या तो मैं इस कोड को एक काम कर लेता हूँ, कट करके नीचे डाल देता हूँ क्योंकि हमारे पास आउट नीचे यहाँ गेट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे चला देता हूँ, ये इसीलिए नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा था। तो यहाँ से इसे क्लोज कर दिया और दोबारा एप्लीकेशन को यहाँ से मैं यूआरएल पैटर्न डाल के चला देता हूँ। ठीक है, अच्छा रन कर देते हैं दोबारा। ये एक्सेप्शन आ जाता है ना, तो सर्वर हमने उसकी हैंडलिंग नहीं करी हुई है तो प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाता है। तो सर्वर में प्रॉब्लम आ गया, ये सर्वलेट अब नहीं चल पा रहा था। चलिए दोबारा कर देते हैं इसे। तो रिक्वेस्ट से आने वाला सारा पैकेट जो है यहाँ से हम प्रिंट करा लेंगे। अभी देखिए यहाँ पे इसे हमने कर दिया रन। ठीक है, तो ये नल पॉइंटर आ रहा है कहाँ पे, ओके, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा है लाइन नंबर 23 में आ रहा है। सो क्या हो गया, मुझे लगा कि ये कट गया क्या कॉल। आवाज आ रही ना आप लोगों को? लाइन नंबर 23, रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, बिल्कुल सही है। और 23 तो कहीं हमारे पास लाइन है ही नहीं। आउट वहाँ पे ऊपर वेरिएबल हमने बनाया प्रिंट राइटर टाइप का, रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, प्रिंट राइटर भी है, सब कुछ सही है। इसका यूआरएल पैटर्न भी सही है। ओके, लाइन नंबर 23 की जो लाइन है वो तो कमेंटेड है। अच्छा, रिस्पॉन्स टाइप सेट टेक्स्ट और HTML भी लिखा हुआ है, यहाँ पे लास्ट में हेलो भी लिखा हुआ है। ओके, सारी चीज़ें सही हैं। लेट मी ट्राई इट अगेन। मुझे तो नहीं लग रहा है कोई दिक्कत है। क्या हुआ, कहाँ गया, क्या नाम है इसका, प्रीतम। प्रीतम आवाज आ रही है?
बाकी लोगों को आ रही है आवाज? सर आवाज आ रहा है सर, थोड़ा मैं दोस्त का कॉल आया हुआ है, 2 मिनट में बात कर। ओके ओके। सर आवाज बहुत कट के आ रही है, स्क्रीन भी रुकी हुई है। ओके, तो प्रीतम इसको ऑन होल्ड कर दो ना। हाँ, रन। क्या बात कर रहे हो भाई, इंटरनल सर्वर एरर लाइन नंबर 23, ये तो पकड़ के बैठ गया है भाई। लाइन नंबर 23 मेरा यूआरएल पैटर्न यही है ना? ओके, रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप भी लिखा है, रिक्वेस्ट डॉट गेट राइटर से प्रिंट राइटर आ गया, सारे लाइन सही हैं इसमें। 23 लाइन पे तो हमने कुछ जो भी कोड था वो हमने कमेंट ही कर दिया है। क्या लग रहा है आप लोगों को? सर web.xml में देख लें, वहां पर कोई URL वगैरह कुछ पे। हाँ चलिए, सही कह रहे हो आप। web.xml में चेक कर लेते हैं कि यूआरएल पैटर्न जो है हमारा सही है। यूआरएल पैटर्न तो हमने रन ही दे रखा है भाई, इसका रन। ठीक है, इसको बड़ा करते हैं और रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप। ठीक है, इसे पूरा कोड को हम कंट्रोल Z कर देते हैं। ठीक है, जैसे था वैसे ही कर देते हैं, सेम कंडीशन में, है ना, एंड रन इट अगेन। ठीक है, ये क्यों एक्सेप्शन आ रहा है अभी? ऐसा भी हो सकता है कि कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, बस रन ऑन सर्वर कर देते हैं। प्रॉब्लम तो कुछ है नहीं, बट दोबारा रन करने से हो जाना चाहिए था सॉल्व। ठीक है, तो डायरेक्टली अगर यूआरएल पैटर्न देते हैं रन अभी आप देख रहे हो ये पुराना कोड चला रहा है, मैंने पूरा कोड हटा दिया है और फिर भी ये चल रहा है। मतलब अब सही चल रहा है, जब मैंने कोड हटा दिया तो सही चल रहा है। इसका मतलब जो हमने चेंजेस किए हैं ना, वो अभी इसने पिक नहीं किए हैं, समझ रहे हो, रिमेम्बर नहीं किया है वो। तो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ये स्लो चल रहा है, मतलब, है ना, बाकी कोई दिक्कत है नहीं। मैंने हटा दिया फिर ये चलने लगा। तो अगर आप देखो तो की वैल्यू पेयर में सारा डेटा आ गया। नेम से मैंने सारा नाम निकाल लिया था, जैसे होस्ट, तो ये है लोस्ट का नाम, ये हमारा ब्राउज़र की इंफॉर्मेशन है, फिर उसके अंदर DTD, ये डॉक्यूमेंट टाइप, लैंग्वेज क्या है, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि क्लाइंट का हेडर, रिक्वेस्ट के पैकेट्स का हेडर, ये हेडर में ये सारा चीज़ होता है। तो हेडर में आपका होस्ट होता है, होस्ट की इंफॉर्मेशन होती है कि किस होस्ट से रिक्वेस्ट आ रहा है ना, किस मशीन से, मतलब उसकी IP एड्रेस आ जाएगा। फिर आपका पोर्ट है, फिर उसके लिए कनेक्शन इसने जो बनाया है वो लाइव है। ठीक है, फिर इसने लैंग्वेज क्या ले रखा है वो सब, तो ये सारा चीज मतलब ये यहाँ पे बता रहा है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? हाँ जी। मतलब सर हेडर के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है, अगर उसको गेट करना हो तो उसके यस लिए है मतलब प्रोग्राम। यस यस एग्जैक्टली, बस इतने लाइन का कोड है ये। अगर हेडर की इंफॉर्मेशन आपको निकालना है, रिक्वेस्ट का हेडर, तो ये सब आप इससे देख सकते हो।
ठीक है। सर इसकी जरूरत कब पड़ती है? मतलब ये तो आपने हमारा जो आ रहा है, ये जो सर्विस से आ रहा है वो बताया, ऐसे रियल टाइम में कैसे यूजफुल होता है? भाई रियल टाइम पे हमें पता करना है ना क्लाइंट की इंफॉर्मेशन, कि भाई क्लाइंट कहाँ कहाँ से आ रहा है, किस किस कंट्री से आ रहा है। आप अगर देखो एनालिटिक्स जो होते हैं ना रियल टाइम पे कैसे वर्क करते हैं, ऐसे तो वर्क करते हैं जिसमें रियल टाइम पे एनालिसिस करा जाता है कि भाई हमारी एप्लीकेशन, हमारी वेबसाइट को जो बंदा विजिट कर रहा है कहाँ से कर रहा है, कहाँ कहाँ से कर रहा है, किस जगह से कर रहा है, किस किस ब्राउजर से रिक्वेस्ट आई थी। अगर हमारा कोई सिनेरियो फेल हो रहा है तो ये रिक्वेस्ट किस ब्राउजर से आया था, उसकी वजह से फेल हो रहा है, तो कहीं ब्राउजर स्पेसिफिक प्रॉब्लम तो नहीं ना है। ठीक है, अगर किसी ने गलती से मतलब जानबूझ के या किसी भी तरह से उसने कुछ मतलब एबनॉर्मल तरीके से हमारे प्रोग्राम में कुछ रन टाइम पे कुछ भी चेंज कर रहा है, तो कम से कम उसका इंफॉर्मेशन तो हम निकाल सकें। तो उन सिनेरियोज में मतलब एनालिसिस पर्पस के लिए होता है वैसे, है ना। ओके सर। मुझे लगा कि शायद जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें कैसे अटैच्ड होता होगा, उसलिए मैं सोच रही थी। नहीं नहीं, वेबसाइट बनाते टाइम पे हमें ऐसी ज़रूरत नहीं है। सर्वर साइड पे देखिए, अब जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, अब जैसे कॉन्फ़िग है, कॉन्टेक्स्ट है ना, सेशन है, या जो भी टॉपिक है आप पढ़ोगे, तो उस टॉपिक अगर आपको यूज़ है तो उसे यूज करोगे, है ना। अब जैसे एक टॉपिक और मैं आपको बताने जा रहा हूँ, है ना, ये लिंक सर सर्वलेट। तो हेलो सर, तो जैसा आप बता रहे हैं कि मतलब जितने हमारे आने वाले क्लाइंट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन, मतलब किस किस ने विजिट किया, तो ये डेटाबेस में संभाल के रखा जाता होगा इनके इंफॉर्मेशन को, या मतलब कैसे? क्योंकि फ्रंट एंड पे तो ये चीजें नजर नहीं आती, ये एडमिन के वो पास ही आपकी इसका कंट्रोल होता रिक्वायरमेंट के होगा। ऊपर है, आप उठा के रखना चाहते तो रख लो, है ना। सर मुझे जो आपकी बात सुन के मुझे ऐसा लग रहा है शायद सिक्योरिटी के लिए यूज कर लेते होंगे कि इधर पर्टिकुलर जगह से आ रहा है, तो अगर हम सोचते हैं कि नहीं ये खराब है तो हम उसको ब्लॉक कर देंगे, ऐसे कुछ शायद हाँ, सिक्योरिटी के लिए यूज। जो भी हो, अपना अपना पर्पज है। हम तो आपको हम हमें आपको मैदान में जाना है तो मैं आपको भाला चलाना, तीर धनुष चलाना, बाण चलाना, तलवार चलाना सब सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब जिस चीज़ की जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम यूज कर लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो ये हो गया हमारी रिक्वेस्ट। अच्छा, ये मैं इसको कंट्रोल वाई करता हूँ, मैंने कंट्रोल जेड कर दिया था तो पूरा चीज़ हट गया था। कंट्रोल वाई, चलो वैसे मैं हेडर के लिए आपको अलग से भी दे ही दूंगा कोड, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, अगला चीज़ क्या है, अगला चीज़ है लिंक। अगर आपको बनाना है प्रोग्राम में, प्रोजेक्ट के अंदर, तो लिंक कैसे आप बना सकते हो उसके बारे में आपको बताता हूँ। सिंपल सा चीज़ है, वो आपने बनाया भी होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे सपोज करो कि आप एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट को लिंक करना चाहते हो, या आप अपने सर्वलेट में ही कोई डायनामिक लिंकिंग करना चाहते हो, तो एंकर टैग होते हैं। तो आप out.println के अंदर जो टैग लगाओगे, वहाँ से आपका मतलब बहुत सारे मल्टीपल लिंक जनरेट हो जाएंगे। इस तरह से out.println में जो डाल दोगे, और बस वहाँ से आप दूसरे सर्वर को लिंक कर पाओगे और चला पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, जैसे मैं यहाँ पे जीमेल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से मेरा जीमेल ओपन होने लगेगा, ठीक है। याहू पे क्लिक करूँगा तो याहू चल जाएगा। उसके नीचे रन लिखा हुआ है, तो रन से मेरी कोई सर्वलेट अगर मैप है तो उसको भी मैं ऐसे चला सकता हूँ। तो मतलब ऐसे हम डायनेमिकली लिंक जो है सर्वलेट में अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो इन तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको कंटेस्ट का यूज बताया, जैसे हम नंबर ऑफ रिक्वेस्ट के बेसिस, रिक्वेस्ट जो है वो सर्वलेट के लिए कितने बार रिक्वेस्ट आई है वो हमने काउंट कर लिया। हमने रिक्वेस्ट का हेडर निकाल लिया, और इस तरह से हम लिंक बना सकते हैं। हाइपर लिंक का भी कोड अगर इसके अंदर डाल देंगे तो बन ही जाएगा। जस्ट लाइक जैसे आप लोगों ने अपना टेबल TRTD का कोड लिख दिया, है ना, तो उसी तरह से यहाँ पे भी आप इसे रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला एक चीज़ आपको बताता हूँ मैं। एक टैग होता है जिसका नाम होता है लोड ऑन स्टार्टअप टैग, ठीक है। इसकी एंट्री web.xml में होती है, लोड ऑन स्टार्टअप। तो लोड ऑन स्टार्टअप टैग का क्या यूज होता है ये मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टैग है ये, है ना। तो देखिए, आप लोग मुझे बताइए
कि हमारे सर्वलेट का जो ऑब्जेक्ट होता है वो कब बनता है, किसी सर्वलेट का जो इंस्टेंसिएशन होता है वो कब होता है, किस टाइम पे होता है, कोई बताएगा मुझे? डिप्लॉयमेंट टाइम के जैसे ही हम लोग हाँ इधर भी वैसे ही है। इधर भी वैसे ही है, बिल्कुल वैसे ही है भाई, लेकिन म्यूट करके बात करिए। ठीक है सर, डिप्लॉयमेंट टाइम पर सर। नहीं, बिल्कुल डिप्लॉयमेंट टाइम पे सर्वलेट का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, डिप्लॉयमेंट टाइम पे सर्वलेट का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। अगर ऐसा होने लगे तो फिर अगर मान लो कि मेरे प्रोजेक्ट में 4 लाख सर्वलेट हैं, तो 4 लाख सर्वलेट के ऑब्जेक्ट डिप्लॉयमेंट टाइम पे बन जाएंगे, जो कि वेस्टेज ऑफ मेमोरी है, ज़रूरत ही नहीं है हमें, बट सम टाइम ज़रूरत भी होती है। डिप्लॉयमेंट टाइम पे सर्वलेट का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, जब सर्वलेट का ऑब्जेक्ट बनता है जब ब्राउज़र से क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, रिक्वेस्ट से यूआरएल पैटर्न खोजा जाता है। आप सर्वलेट की लाइफ साइकिल पूरा भूल चुके हो, जो पूरी वेब एप्लीकेशन की लाइफ साइकिल बताई गई थी उसमें बताया गया था डिप्लॉयमेंट टाइम पे एप्लीकेशन के लिए होल एप्लीकेशन का एक ऑब्जेक्ट बनता है, इसको हम कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बोलते हैं, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। और उसके बाद अब ब्राउज़र से रिक्वेस्ट आती है, रिक्वेस्ट जैसे आती है तो रिक्वेस्ट का यूआरएल चेक करा जाता है, यूआरएल के करस्पॉन्डिंग सर्वलेट क्लास खोजी जाती है, उसको लोड करी जाती है, उसका इंस्टेंशिएशन होता है। तो जी सर्वलेट का ऑब्जेक्ट बनता है जब ब्राउज़र से रिक्वेस्ट आती है, क्लाइंट से, मतलब क्लाइंट से जब रिक्वेस्ट आती है तो सर्वलेट का ऑब्जेक्ट बनता है। लेकिन सम टाइम हमें ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि जी हम अपने सर्वलेट में डिप्लॉयमेंट टाइम पे, जैसे एप्लीकेशन सर्वर में डिप्लॉय हो रहा है तो डिप्लॉयमेंट टाइम पे हमें क्या करना है भाई, सर्वलेट का ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, तो नॉर्मली नहीं बनता, यूजुअली नहीं बनता, लेकिन सम टाइम ऐसे हमें ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसके लिए टैग होता है लोड ऑन स्टार्टअप टैग। अब ये कब जरूरत पड़ जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैंने एक सर्वलेट बना रखा है जिसके इनिट मेथड में, है ना, जिसके इनिट मेथड में या सर्विस मेथड में कहीं पे भी मैंने एक लॉजिक लिख दिया कि भाई जैसे ही हमारी सर्वलेट सर्वर में डिप्लॉय हो तो उसी टाइम पे डायनेमिकली डेटाबेस में हमारे प्रोजेक्ट का सारा टेबल क्रिएट हो जाए डायनेमिकली। समझ रहे हो? मतलब जी ये कब, मतलब किस सिनेरियो में होता था कि जैसे हमें स्टूडेंट से क्या है ना कि ऐसा करवाना था कि जैसे फॉर एग्जांपल वो लोग क्या करते थे, हमसे प्रोजेक्ट, कई बार वो खुद प्रोजेक्ट बनाते थे या हम उनको बने बनाए प्रोजेक्ट देते थे, तो हम तो अपना प्रोजेक्ट बना लेते थे, चला लेते थे, फिर उनके सिस्टम में चलाना हमारे लिए एक बड़ा हेडेक वाला काम होता था। ठीक है, तो हम क्या करते थे कि भाई हेडेक काम यही है कि भाई सर्वर वगैरह तो कॉन्फ़िगर हो जाएगा, फिर टेबल भी ले जाओ, उसको इंपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करो, बड़ा टाइम लग जाता था। तो हमने क्या करा, लिसनर एक कंसेप्ट होता है, लिसनर इवेंट फायर होता है जब एप्लीकेशन सर्वर में डिप्लॉय होती है, तो डिप्लॉयमेंट टाइम पे ही लिसनर फायर कराते हैं हम। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, यहाँ लिसनर का कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज होता है। तो उस लिसनर जिसको हम बोलते हैं सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट लिसनर, तो उसी लिसनर के टाइम पे हम उसको सर्वलेट को इंस्टेंसिएशन कर लेते हैं, उस लिसनर का यूज करके उसका एक मेथड होता है कॉन्टेक्स्ट इनिशियलाइज, जिसके थ्रू हम एक फाइल बना के रख लेते थे, और जिस भी सर्वर में, जिस भी मतलब सिस्टम में उस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करा जाता था, वो डायनेमिकली चेक करता था कि यूजर नेम पासवर्ड अगर सब कुछ सही है तो अपने आप टेबल वेबल क्रिएट कर देता था। तो इस तरह से आप मतलब कभी भी ऐसी आपको जरूरत पड़ जाए तो आप कर सकते हैं। तो इस टैग से क्या हो जाता है कि भाई हमें, हमारे सर्वर को ये पता चल जाता है कि भैया ये सर्वलेट को मुझे डिप्लॉयमेंट टाइम पे ही एग्जीक्यूट करा देना है, मतलब डिप्लॉयमेंट टाइम पे उसका ऑब्जेक्ट बना देना है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनेगा तो इनिशियलाइजेशन होगा, उसका इनिट मेथड तो चल ही जाएगा। तो इसको कैसे हम पता लगा सकते हैं, तो इसको चलाने के लिए आप क्या करोगे, बस ये टैग आप उठा के किसी भी सर्वलेट के साथ अटैच कर दीजिए। लेट से मैं अपने एक सर्वलेट में बना ही लेता हूँ, बहुत सारे सर्वलेट हमने यहाँ पे बनाई है, तो एक सर्वलेट मैं बना ही लेता हूँ। तो अदर में गया और एक सर्वलेट क्रिएट कर देता हूँ, लोड ऑन स्टार्टअप। ठीक है, लोड ऑन स्टार्टअप करके सर मैंने बना दिया। हेलो सर। हाँ जी सर। सर ये वो वाला कंसेप्ट से मिलता जुलता है ना, मतलब क्लास लोडिंग टाइम पर जैसे हमें कोई काम करवाना होता है, जैसे स्टैटिक ब्लॉक हम यूज करते थे। हाँ, लोडिंग तो होती है, लेकिन लोडिंग टाइम पे ही ऑब्जेक्ट बना देता है, मतलब डिप्लॉयमेंट टाइम पे ही ऑब्जेक्ट बना देता है, समझ रहे हो?
इसकी भी लोडिंग जी सर, होती है, लेकिन ये डिप्लॉयमेंट टाइम पे ही कर देगा। हर क्लास की लोडिंग होती है, कहीं ना कहीं लोडिंग तो हर क्लास की होती है ना। तो यहाँ से मैंने सारे मेथड हटा दिए थे, तो यहाँ से इनिट को भी हम ओवरराइड कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इनिट ही है। फिर उसके बाद सर्विस की ज़रूरत अभी मुझे है नहीं, सर्विस है, ठीक है, सर्विस भी रख लेते हैं हम। और जब सर्वलेट इनिशियलाइज होगा तो ये मेथड चलेगा। अब आप system.out.println में यहाँ पे init मेथड ऐसे प्रिंट कर लिया मैंने। तो अभी मैं इसको चला के आपको दिखाता हूँ। देखिए अभी आप इसको चला के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि हमारा सर्वलेट कब चलता है। ठीक है, तो बहुत बारीकी से समझना होता है चीज़ों को। अब वेब डेवलपमेंट का ये सारा कंसेप्ट है, तो आप बहुत बारीकी से समझिए, एक एक पॉइंट को दिमाग में बैठाइए, कौन कब चलता है, कैसे चलता है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने यहाँ से इसको रन कर दिया। मेथड नॉट अलाउड हियर, ऐसा क्यों आया भाई? लोड ऑन स्टार्टअप, हमारे तो सर्विस मेथड है। अच्छा, इसमें सुपर सर्विस लिखा हुआ, हो सकता है इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा हो। ठीक है, ये उसका सर्विस चला रहा हो, ठीक है, उसकी वजह से प्रॉब्लम था। बट अब देखिए इनिट चल गया, ये है ना, इनिट चल गया। तो इनिट चला कब? जब हमने ब्राउजर से रिक्वेस्ट भेजी तब। अभी मैं सर्वर को बंद करता हूँ, ठीक है, सर्वर को बंद करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ जी, अपने इस सर्वलेट में लोड ऑन स्टार्टअप लिखता हूँ और 1 लिख देता हूँ। 1 क्या है? 1 अभी मैं आपको बताता हूँ। तो मैं web.xml में गया और जो हमारी सर्वलेट थी जिसका नाम था ये अभी जो लोड ऑन स्टार्टअप टैग है, ये हम लगाते कहाँ पे हैं? बेसिकली सर्वलेट के साथ लगाते हैं। ठीक है, तो इसकी जो एंट्री होगी यहीं सर्वलेट, सर्वलेट नेम, सर्वलेट क्लास, जहाँ पे भी लिखा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वलेट नेम। ठीक है, तो सर्वलेट के अंदर ही कहाँ गया भाई, लोड ऑन स्टार्टअप सर्वलेट, यहाँ पे तो सर्वलेट के अंदर हमने दे दिया यहाँ पे 1। देखिए 1 क्या इंडिकेट करता है? 1 इंडिकेट ये करता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास बहुत सारी सर्वलेट होती है ना, एक मतलब 2 3 4 5 6 7 बहुत सारी सर्वलेट होती, और मैं बहुत सारे सर्वलेट के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक एक करके बनाना चाहता हूँ, वो भी डिप्लॉयमेंट टाइम पे। तो दिस 1 इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ इनिशियलाइजेशन। अब मान लो पहले सर्वलेट का मैंने 1 दे दिया, दूसरे का 2 दे दिया, तीसरे का 3 दे दिया, चौथे का 4 दे दिया। तो ये जो नंबर 1 2 3 4 दे दिया मैंने ना, तो इसी के बेसिस पे वो इनिशियलाइजेशन करेगा। मतलब पहले वाले को, फिर दूसरे वाले को, फिर तीसरे वाले को, फिर चौथे वाले को। ठीक है, तो मैंने इसीलिए इसको 1 दे रखा है क्योंकि मेरे पास एक ही सर्वलेट है। कल को दूसरा होगा, उसमें ऑर्डर ऑफ इनिशियलाइजेशन क्या दे दूंगा? 2 दे दूंगा, फिर अगले में 3 दे दूंगा, ऐसे। अब आप देखो यहाँ पे ये इनिट चल चुका है क्योंकि सर्वलेट का इनिशियलाइजेशन हो चुका, ऑब्जेक्ट बन चुका है। समझे आप? ये कहानी होती है। तो दिस इज द लोड ऑन स्टार्टअप टैग। ठीक है, छोटे छोटे टैग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज मैं आपको और बताता हूँ भाई, रिफ्रेशिंग का कंसेप्ट। रिफ्रेशिंग का कंसेप्ट क्या होता है? रिफ्रेश का कंसेप्ट क्या होता है भाई? रिफ्रेश का कंसेप्ट ये होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक वेबसाइट है जिसका नाम है क्रिकबज़, है ना, मैं बड़ा यूज करता हूँ मैं क्रिकेट का स्कोर वगैरह देखने के लिए। तो वहाँ पे लाइव स्कोर चलता रहता है और वेबसाइट अगर मैं अपने लैपटॉप में ओपन करके रख दूं तो एक सेकंड या 2 सेकंड के बाद अपने आप रिफ्रेश होता है ना, और रिफ्रेश होके वो नया स्कोर अपने आप दिखाता रहता है। तो मान लो कि ऐसा कोई मैंने वेबसाइट बना रहा हूँ, या अगर आप देखो तो कई वेबसाइट में क्या है, टाइमर चलता रहता है, और टाइमर चलता है जैसे ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, टाइमर चलेगा और टाइमर जैसे 30 सेकंड हुआ जी, अगले पेज पे भेज देगा, है ना, टाइमर चलते अगले पेज पे भेज देगा, फिर टाइमर चला अगले पेज पे भेज दिया। तो इस तरह से करने के लिए देखिए रिस्पॉन्स का एक मेथड होता है सेट हेडर, और हेडर में एक एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हो जिसका नाम है रिफ्रेश, और रिफ्रेश के साथ अपना टाइम यहाँ सेट कर सकते हो। तो जो रिफ्रेश के साथ टाइम दे देगा, मैंने 3 दे दिया, 3 मतलब 3 सेकंड हो गया, तो हर 3 सेकंड में ये रिक्वेस्ट को, है ना, ये रिफ्रेश करता रहेगा, है ना। और इसका क्या है फायदा कि जैसे कई बार हमें जरूरत होती है कि हर 3 सेकंड में या 2 सेकंड में, जैसे वही लाइव स्कोरिंग चल रही है
तो कोई अगर अपडेट कर रहा है तो वहां से वो डेटाबेस से, जैसे अभी कोई भी साइट होती है, किसी भी ऐप में देख लो कि लाइव स्कोर चलता रहता है, तो कोई बंदा है जो डेटा फीड कर रहा है कहीं डेटाबेस में स्टोर्ड है, और हमारे पास एक सर्वलेट होनी चाहिए, हर 3 सेकंड में रिक्वेस्ट को रिफ्रेश करे, डेटाबेस के पास जाए और उसे अपडेट कर करके दिखाता रहे। तो इस तरह का काम आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए तो बहुत सारे जुगाड़ हैं, बट उसमें से एक तरीका ये है, बहुत सारे तरीके हैं। तो हर 3 सेकंड में ये चलेगा। उसके नीचे मैंने डेट क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, तो ये काउंटर चलता रहेगा, 3-3 का इंक्रीमेंट करता रहेगा। आपने कहा मुझे नहीं करना है, 3 सेकंड के बाद रिफ्रेश होके मैं अगले पेज पे जाना चाहता हूँ, तो इसी के जस्ट नीचे वो कोड लिख दो, वो भी मैं अभी लिख के दिखाता हूँ। पहले इतना चला के आपको दिखाता हूँ। दिस इज कॉल्ड रिफ्रेश सर्वलेट, है ना, मतलब रिफ्रेश का कंसेप्ट। रिफ्रेश रिस्पॉन्स का मैटर है सेट हेडर, इसमें आप रिफ्रेश इस तरह से ऐड कर सकते हो। तो सर्विस यहाँ पे रिस्पॉन्स, ये रिक्वेस्ट, ये है रिस्पॉन्स, यहाँ लिख दीजिए RES। ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा भाई, ARGS 0 अच्छा नहीं लग रहा है, REQ लिख देना चाहिए। तो REQ डॉट गेट, नहीं, रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, इससे मिल जाएगा हमें प्रिंट राइटर। अब प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट आ गया और इसका नाम आउट दे दीजिए। ठीक है, तो दैट्स इट। बाकी काउंट वेरिएबल भी मैंने कहीं बना रखा होगा, तो उसको भी यहाँ पे लाइए। ये ऊपर एक काउंट वेरिएबल बनाया है जो इसको रिक्वेस्ट को काउंट भी करता रहेगा, कितने बार रिफ्रेश हुआ नहीं हुआ। एक चीज मुझे देखना था, रुकिए, कॉल बंद हो गया। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे यहाँ डिक्लेयर कर देता हूँ काउंट को, और इस डेट को util को इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, तो दैट्स इट, बस यही है। सर्वर को दोबारा बंद कर दिया। अब आप देखिए रिक्वेस्ट को रिफ्रेश करेगा और काउंटर की वैल्यू अपने आप बढ़ाएगा। इस एप्लीकेशन को हम रन ऑन सर्वर कर देते हैं, अदर रन ऑन सर्वर। ठीक है, इसको हम कर देते हैं यहाँ से लोड ऑन स्टार्टअप। ये देखिए आज का डेट दिखा रहा है और अभी 1 आ रहा है। अब 3 सेकंड में रिफ्रेश होके ये देखिए अभी अपने आप रिफ्रेश हो रहा है। ये आप देखिए अपने आप काउंटर बढ़ रहा है। ये अपने आप रिक्वेस्ट रिफ्रेश हो रही है। उधर डेट की वैल्यू भी उतनी उसी हिसाब से बढ़ रही है। 3-3 का इंक्रीमेंट हो रहा है और काउंटर जो मैंने बना रखा है वो चल रहा है यहाँ। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा रिफ्रेश का कंसेप्ट। अब रिफ्रेश करते ही अगर आपको कुछ इस तरह का एक्शन करना है कि भाई रिफ्रेश करते ही इस जगह रीडायरेक्ट हो जाए, है ना, सो एक होगा हमारे पास न्यू रिफ्रेश करके होगा। वैसे कुछ उसमें नई चीज नहीं है। आप सर्वलेट के अंदर न्यू सर्वलेट के अंदर ऑटो रिफ्रेश, और ऑटो रिफ्रेश में आप क्या कर सकते हैं, URL क्लास होती है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हो उसके अंदर, है ना, उसके जस्ट नीचे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे URL, ऐसे URL क्लास का ऑब्जेक्ट बना के URL इज इक्वल टू करके ऐसे लिख दोगे। नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा, सॉरी, मतलब ये आपको एंट्री करनी है। ये कॉपी करा और मैंने ये सर्वलेट में लगा दिया। मतलब इसके साथ साथ एक पैरामीटर भी जाता है और साथ में ये भी चला जाता है। अगर आप ऐसे दे सकते हो रिफ्रेश के साथ, ये 3 कोई देना जरूरी नहीं है, 3 ही है, 4 दे दो, 5 दे दो, जो मर्जी आपको वो दे दो। ठीक है, तो ये रिफ्रेश कर दिया और उसके बाद ये क्या करेगा, 3 सेकंड के बाद जो आप URL यहाँ पे दे दोगे उसी URL पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये एप्लीकेशन रिडायरेक्ट हो जाएगा अपने आप। आप इसको रन कर दीजिए, ये 3 सेकंड बाद रिडायरेक्ट हो जाएगा गूगल पे। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से होता है ना, जो आप पेज दे दोगे उस पेज पे चला जाएगा, उस सर्वलेट दे दोगे सर्वलेट पे चला जाएगा। ठीक है,
तो ये चीज हो गया भाई रिफ्रेश वाला कहानी। छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और लिंकिंग करना आपको सिखा दिया, ठीक है। रिडायरेक्ट, रिक्वेस्ट डिस्पैचर, रिडायरेक्ट आपको बता दिया। ओके, चलिए ठीक है। तो जब आप ये सारा कंसेप्ट सीख चुके हो तो आपको अब इसके बाद कंसेप्ट सीखना है, दैट इज नथिंग बट व्हाट, सेशन का कंसेप्ट आपको सीखना है। HTTP सेशन का कंसेप्ट सीखना है कि सेशन कैसे वर्क करता है, सेशन हैंडलिंग कैसे हम करते हैं, जरा उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो सेशन का कंसेप्ट क्यों जरूरी है और किस लिए हम पढ़ते हैं, तो पहले उसे समझ लेते हैं, फिर उसके बाद उसको करके भी देखेंगे। देखिए होता क्या है, होता ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपने क्या करा भाई, ब्राउजर से रिक्वेस्ट सर्वर के पास भेजा, है ना। आपने ब्राउजर से रिक्वेस्ट कहाँ भेजा, सर्वर के पास भेजा। तो ये आप हो क्लाइंट, ये ब्राउजर है और ये सर्वर है। तो जब कभी भी आप ब्राउजर से रिक्वेस्ट सर्वर की तरफ भेजते हो, ठीक है ना, जब भी ब्राउजर से रिक्वेस्ट आप सर्वर पे भेजते हो तो इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को ले जाने का काम एक प्रोटोकॉल करता है, जिस प्रोटोकॉल का नाम होता है HTTP प्रोटोकॉल, राइट। HTTP प्रोटोकॉल। So whenever we are sending the request from browser to server, so this request is sending by a protocol that is called HTTP protocol. तो आप ऐसा बोल सकते हो कि HTTP प्रोटोकॉल ही होती है जो ब्राउजर से रिक्वेस्ट सर्वर के पास लेके जाती है। और ब्राउजर और सर्वर, ब्राउजर इज नथिंग बट अ क्लाइंट, ब्राउजर और सर्वर के बीच में एक सॉकेट कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है सर्वर साइड पे, है ना। और उस पर्टिकुलर कनेक्शन से जो भी आपको काम करना होता है वो आप कर पाते हो, जैसे रिक्वेस्ट से डेटा निकालना, रिक्वेस्ट का हेडर निकालना, रिक्वेस्ट से मेथड का नाम चेक करना, रिक्वेस्ट से व्हाटएवर रिस्पांस का हेडर सेट कर दिया, रिफ्रेश रिस्पांस के अंदर जो भी आपको रिस्पांस का गेट राइटर चला दिया, व्हाटएवर, ये सारा काम आप कर पा रहे थे। सेट एट्रीब्यूट, गेट एट्रीब्यूट कर दिया। तो जब ब्राउजर से रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती है तो इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को HTTP प्रोटोकॉल ले जाती है। सर्वर इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए एक सॉकेट कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। उसके बाद जब आपको ये रिस्पांस दे देता है ना, तो रिस्पांस देने के बाद ये सॉकेट कनेक्शन को क्लोज कर देता है। समझ रहे हो, मतलब हर रिक्वेस्ट के लिए एक नया सॉकेट कनेक्शन एस्टेब्लिश होती है। अगर आपने सॉकेट कनेक्शन पढ़ा है तभी आपको समझ में आएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। यही तो ऊपर से तो आप समझ ही रहे हो, और अगर नहीं पढ़ा है, जिसने भी नहीं पढ़ा है, तो मैं अगेन बोलूंगा 9 सवा 9 बजे से जो मेरा बैच है उसमें अभी स्ट्रिंग, अभी तो मैं एरे पढ़ा रहा हूँ, स्ट्रिंग पढ़ाऊंगा। स्ट्रिंग के बाद में फिर इनपुट आउटपुट और जो भी टॉपिक आप लोगों के हैं नेस्टेड क्लासेस, जिसके भी जो टॉपिक छूटे हैं वो कवर करता रहे। सॉकेट प्रोग्रामिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पूरी सर्वलेट उसी पे बेस्ड है, डेटाबेस उसी पे, इंटरनली तो उसी को यूज करते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ से ब्राउजर से रिक्वेस्ट सर्वर के पास गई तो रिक्वेस्ट के लिए एक सॉकेट कनेक्शन सर्वर पे एस्टेब्लिश होता है और रिस्पांस मिलते ही वो कनेक्शन क्लोज हो जाता है। तो यानी कि रिक्वेस्ट कनेक्शन एस्टेब्लिश, ठीक है। आप तो जानते हो सॉकेट डॉट क्लोज करा जा सकता है, तो इस तरह से क्लोज कर देता है। रिस्पांस तो सर्वर क्लोज, सॉकेट कनेक्शन क्लोज। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो रिक्वेस्ट को ले जाने का काम होता है वो HTTP प्रोटोकॉल करता है, और HTTP प्रोटोकॉल होता है कनेक्शन लेस। HTTP प्रोटोकॉल क्या होता है, कनेक्शन लेस होता है। समझ रहे हो, तो हमेशा सर्वर हर रिक्वेस्ट को नया रिक्वेस्ट ट्रीट कराता है। जैसे एक बार आपने रिक्वेस्ट भेजी, रिस्पांस मिला, कनेक्शन क्लोज, दोबारा रिक्वेस्ट भेजोगे तो फिर से नया कनेक्शन। तो हर रिक्वेस्ट के लिए कनेक्शन ये नया नया एस्टेब्लिश होता रहता है, ठीक है। तो हर रिक्वेस्ट को
सर्वर एक फ्रेश रिक्वेस्ट हमेशा समझता है। So whenever we are sending the request from browser to server creating a socket connection for the particular request and destroy this socket connection whenever it providing the response to us. And this process is happened each and every time whenever client send requests from browser to server. This is happened just because of this request is sending by a protocol that is called HTTP protocol, and HTTP protocol is nothing but a stateless protocol. वो क्या है? स्टेटलेस है। स्टेट का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में स्टेट का मतलब होता है डेटा। स्टेट, एट्रीब्यूट, डेटा मेंबर एक ही बात है। स्टेटलेस का मतलब वो डेटा भूल जाता है, ठीक है, कि कौन सी रिक्वेस्ट आई थी, क्या उसके लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन थी, वो सब कुछ भूल जाता है। तो हर रिक्वेस्ट को फ्रेश रिक्वेस्ट मानता है वो, ठीक है। रिस्पॉन्स मिलते ही वो सॉकेट कनेक्शन क्लोज हो जाता है। तो ये तो बड़ा समस्या वाली बात हो गई। ये तो अगर ऐसा हो गया तो फिर एक दिक्कत हो जाएगी कि भाई अगर किसी वेबसाइट में हमने एक बार लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद अब जैसे मान लो कि मैं चाहता हूं कि भाई शॉपिंग करना, फॉर एग्जांपल शॉपिंग की एक साइट बनाना चाहता हूं। अब ये सर्वर पे मान लो मेरे सर्वलेट बने हुए हैं बहुत सारे, ठीक है। मैं एक बार लॉगिन हो गया वेबसाइट में, लॉगिन होने के बाद मैं गया एक पेज पे, एक सर्वलेट पेज पे, जिस सर्वलेट पेज पे मैंने कुछ प्रोडक्ट दिखा रखे थे, है ना, वहां से 4 प्रोडक्ट हमने चूज करा। और उसके बाद फिर मैं अगले सर्वलेट पे जाऊंगा, क्योंकि कई बार क्या है ना, एक बार में एक पर्टिकुलर पेज पे जो है या एक जगह पे हमें प्रोडक्ट उतने सारे नहीं दिख पाते, नहीं हमारा इच्छा भर रहा है भाई हमें दूसरे पेज पे जाना है, तो वहाँ नेक्स्ट का एक ऑप्शन है, वहाँ क्लिक करके अगले पेज पे गए। आपने 4 प्रोडक्ट एक पेज से खरीदा और 4 प्रोडक्ट एक पेज से खरीदा। ऐसा होता है भाई, रियल वर्ल्ड में भी ऐसा होता है। आप कभी मार्केट में जाते हो कोई सामान खरीदने, जैसे फॉर एग्जांपल कभी अब आप मेरे से पूछो, कभी मैं अगर वाइफ के साथ मार्केट में चला गया शॉपिंग करने, तो एक दुकान पे शॉपिंग नहीं होती है, कई बारी जो है अरे चलिए यहाँ पे बड़ी अच्छा नहीं है, ठीक है दूसरी जगह गए भाई, ठीक है दूसरी जगह देख लेते हैं, चलो और बैटरी बढ़िया देख लेते हैं। तो और एक सिंगल गो में भी नहीं होता है, समझ रहे हो, सिंगल गो में नहीं होता है कि जैसे एक दिन हमने सोचा कि जी आज सारा सामान खरीद के लाएंगे, फिर क्या पता चला कि 10 चीज सोचा था उसमें से 4 ही चीज ले पाए, हमने 6 चीज छोड़ दी है उस दिन। नहीं, इतना रश था, इतनी भीड़ थी, इतनी जगह हमने उसको सर्च करा, यहाँ से जाए वहां से जाए, नहीं मिला। तो ऑनलाइन शॉपिंग में भी ऐसे होता है कि हमने एक पेज से कुछ आइटम परचेज करा जी, उसको हमने कार्ट में ऐड कर लिया, फिर अगले पेज पे गए, उसको कार्ट में ऐड कर लिया, फिर अगले पेज पे गए। और ऐसा तो होता है रियल वर्ल्ड मतलब शॉपिंग साइट पे, बट अभी आप करोगे तो आपसे नहीं हो पाएगा। ऐसा करोगे आप एक पेज का डेटा कहाँ पे सेट करोगे? कंटेक्स्ट पे सेट कर दोगे तो सारे यूजर के लिए सेम हो जाएगा। वो रिक्वेस्ट के लिए सेट करोगे तो सिर्फ रिक्वेस्ट के लिए रह जाएगा, समझ रहे हो आप। रिक्वेस्ट लेवल पे सेट करो, कंटेक्स्ट लेवल पे वो डेटा क्या करोगे, सेट एट्रीब्यूट मेथड होता है, सेट करके रख दोगे। तो फिर क्या होगा, मैंने भी साबुन ऐड करा तो दूसरे को भी साबुन ही मिलेगा, है ना, उसको जरूरत किसी और चीज की तो उसे नहीं मिलेगा, क्योंकि कंटेक्स्ट लेवल पे सबके लिए कॉमन होगा ना, दैट इज कॉमन फॉर ऑल यूजर्स। तो हमें ऐसा कुछ चाहिए था कि भाई कि हम एक पेज से डेटा उठाएं, फिर उसको ऐड करें, फिर अगले पेज पे उठाएं, फिर उसको ऐड करें, फिर अगले पेज पे उठाएं, फिर उसको ऐड करें, और फिर उसके बाद फाइनल बिल हम जब सबमिट करें, सारे पेज का जो डेटा है एक साथ रिमेंबर होके फिर अगले बार हमें जो फाइनल पेज है उससे रिस्पॉन्स मिल जाए, जिसमें सारे पेज का डेटा हो और प्लस उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैनेज हो रही हो। कैसे करेंगे भाई, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो रिक्वेस्ट एचटीटीपी प्रोटोकॉल से जाती है, तो रिक्वेस्ट के लिए जो कनेक्शन बनता है, रिस्पांस देने के बाद कनेक्शन क्लोज जाता है। लेकिन सम टाइम हमें ऐसी जरूरत पड़ती है कि भाई हम रिक्वेस्ट से आने वाला जो इंफॉर्मेशन है उसको सर्वर साइड पे स्टोर करना चाहते हैं, है ना। सम टाइम हमें ऐसी जरूरत पड़ जाती है कि जब ब्राउजर से रिक्वेस्ट सर्वर पे गई तो उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए उस रिक्वेस्ट की इंफॉर्मेशन को सर्वर साइड पे मैनेज करना चाहते हैं। तो अगर हम क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को सर्वर साइड पे मैनेज करना चाहते हैं तो भाई इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लाइंट के लिए अब आप एक चीज मुझे बताओ, क्यों हम रखना चाहते हैं? पहली बात ये भी तो बात है, क्यों मैनेज करना चाहते हैं। अच्छा, क्या क्या मैनेज करना चाहते हैं? तो पहला तो हो गया क्लाइंट की स्टेट को मैनेज करना चाहते हैं, और दूसरा होता है क्लाइंट के
डेटा को मैनेज करना चाहते हैं। ठीक है, तो सॉरी, स्टेट का मतलब डेटा ही हो गया। पहला हो गया आइडेंटिटी, आप बोलो आइडेंटिटी मैनेज करना चाहते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल उस तरह से मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे सपोज करो कि आप अपने ही सोसाइटी में जहाँ पे आप रहते हो वहाँ से कोई सामान डेली लेके जा रहे हो, या आपने बोल दिया कि भाई मेरा एक खाता चला लेना। ठीक है, तो जब वो उधार खाता आपको देता है तो क्या किसी को भी दे सकता है? नहीं। पता है कि फ्लैट नंबर इसमें जो बंदा रहता है वो बहुत मतलब उनका अपना फ्लैट है, वो छोड़ के भागेंगे नहीं, तो भाई वो उसके लिए एक आइडेंटिटी हो गई। पता है ये शर्मा जी हैं, ये भागेंगे नहीं। ठीक है, और उनका बच्चा भी आ जाएगा तो हम चॉकलेट दे देंगे, ब्रेड दे देंगे, जो भी दूध दे देंगे, जो भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनको सप्लाई कर देंगे, उनके घर दे देंगे। ठीक है, तो क्या वो सारे सामान जब आपको दे देता है तो क्या आइडेंटिटी तो उसके पास है कि भाई ये इनके यहाँ का लड़का है, लेकिन क्या वो डेटा मैनेज नहीं करता? बिल्कुल करता है। एक बही खाता रखता है अपने पास, किताब, उसमें लिखता रहता है कि 12 तारीख को ये मिल्क गया, इतने ब्रेड गए, इतनी चीज़ें गए, कई बार 3-4 बार लिख देता है उसी चीज़ को, है ना? तो ये मजाक कर रहा हूँ मैं, ऐसा मतलब ऐसा नहीं है। तो कई बार ऐसा हो जाता है दिक्कत, है ना? तो मान लीजिए 2-3 बार लिख दिया, आपसे मिस्टेक ना हो जाए, उससे ना मिस्टेक हो जाए, तो भाई उसको हम लिख के रखते हैं, चलो ठीक है। वो लिख के रखता है, फिर एट द एंड ऑफ द मंथ जब आप कहते हो भैया आप बिल हमें दे दो, तो वो पूरा बिल देता है, पैसा देते हो आपको, वो मतलब क्या नाम है, सामान भी मिलता रहता है, फैसिलिटी भी मिल रही है, और आपको एक ही दिन पैसा देना पड़ रहा है। उसी तरह से ये जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है उधार खाता ही है, ये उधार खाता ही है कि कहीं न कहीं आप बहुत सारे आइटम को परचेज़ कर के कार्ड में ऐड करो और कैश ऑन डिलीवरी कर दी। ठीक है, तो उसे कैसे पता चलेगा भैया किस यूज़र का डेटा, किस यूज़र के लिए ये मतलब सारा सामान खरीदा जा रहा है और उसका क्या-क्या डेटा है। तो 2 चीज़ें, है ना? मतलब हमें यहाँ पे 2 चीज़ों को मैनेज करना है। एक आइडेंटिटी को मैनेज करना है कि यूज़र कौन-सा है और डेटा क्या-क्या है। ठीक है? तो बाय डिफ़ॉल्ट तो ये फीचर नहीं होता। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, रिक्वेस्ट आएगा, रिस्पॉन्स जाएगा, रिक्वेस्ट को भूल जाएगा। दोबारा रिक्वेस्ट आएगा तो फिर से वो उसे फ्रेश रिक्वेस्ट समझेगा। तो लेकिन सम टाइम ऐसी हमें ज़रूरत पड़ती है, जो क्लाइंट की स्टेट होती है और क्लाइंट का जो इन्फॉर्मेशन होता है, उसकी आइडेंटिटी होती है, उसे सर्वर साइड पे हमें मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है, स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो क्लाइंट की जो इन्फॉर्मेशन है, क्लाइंट की जो आइडेंटिटी है और उसका स्टेट है, यानी कि उसका डेटा है, सर्वर पे मैनेज करने वाले प्रोसेस को ही हम स्टेट मैनेजमेंट या सेशन मैनेजमेंट या सेशन ट्रैकिंग बोलते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेशन ट्रैकिंग। तो भाई हमें यही करना है, हमें सेशन मैनेजमेंट करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टेटलेस बिहेवियर होता है हमारा, मतलब हमारा नहीं होता, सर्वर का होता है। तो हम जो भी एप्लीकेशन चलाते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट स्टेटलेस ही मैनर में काम करती है, लेकिन सम टाइम हमें उसे स्टेटफुल बना के उससे बहुत सारे काम करवाने होते हैं। तो इसी चीज़ को अचीव करने के लिए भाई हम सेशन मैनेजमेंट कर रहे हैं या सेशन ट्रैकिंग करेंगे। तो बताइए कंसेप्ट समझ में आ गया ना, हमें पढ़ना क्या है? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? हाँ जी, यस सर एक हाँ जी, हेलो। हाँ हाँ, हाँ सर, ये एक क्वेश्चन है कि जैसे अभी आप बोल रहे थे कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक है, हम 10 यूज़र है और 10 यूज़र एट अ टाइम सर कुछ परचेस कर रहे हैं कोई साइट से, अलग अलग साइट से। मतलब एक, या तो समझे सर एक ही साइट से हम परचेस कर रहे हैं, ठीक है, फ्लिपकार्ट या अमेजन से, तो सर सबके लिए आप बोल रहे हो कि सेशन अलग क्रिएट हो गए? नहीं मैंने ऐसा भी कुछ बताया नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। आप क्वेश्चन पूछिए आप। हाँ तो सर हम कैसे पता करेंगे कि अभी कौन सा सेशन चल रहा है और कौन से सेशन, मतलब अभी 10 अभी 10 तो सबको कैसे मैनेज? अभी तो हमने कंसेप्ट पढ़ा है, अभी शुरू किया है, समझ रहे हो? अभी तो हमने कुछ मैनेज किया ही नहीं है। अभी हम कंसेप्ट मैं क्या पढ़ने वाले हैं, अभी सेशन मैनेज करेंगे तो बिल्कुल देखेंगे, कैसे पता करेंगे हम, बिल्कुल। रेगुलरली सर रियल टाइम पर यही चीज होती है ना कि हम अभी क्रेडिट कार्ड लिए, क्रेडिट कार्ड से हम शॉपिंग कर रहे हैं, वो ऑनलाइन जाता है, ऑनलाइन अपने सर्वर को हिट करके मेन कोड सिस्टम में जाकर सर चेक करता है और फिर वहां से सर उसका जो भी है डेबिट और क्रेडिट चेक करके सर उसी के अंदर अपडेट कर देता है। तो ऐसे अभी वो पूरे वर्ल्ड से सब शॉपिंग करते हैं, तो वो सर हाँ, इतने सारे तो सेशन रियल टाइम में बिल्कुल यही होता है जो अभी हम बात कर रहे हैं, यही सेशन मैनेज हमें करना है, मतलब इसी को हमें पढ़ना है, कैसे कैसे करना है वो हम बात करेंगे,
है ना, बिल्कुल, लेकिन वो सेशन से ही होता है, बिल्कुल। क्यों करना है, किस लिए करना है, और इसमें क्या क्या करा जाता है। तो सेशन ट्रैकिंग में दो चीजों पे ध्यान दिया जाता है। पहला, एक क्लाइंट की स्टेट पे ध्यान दिया जाता है, और दूसरा क्लाइंट की आइडेंटिटी पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, मतलब स्टेट का मतलब डेटा, और दूसरा उसका पहचान। ठीक है, तो जब हमें पता रहेगा कि इसके पहचान क्या है, यार एक सिंपल सा कंसेप्ट है, आप अपनी वेबसाइट में लॉगिन करवाते हो। लॉगिन क्यों करवाते हो? लॉगिन आइडेंटिटी के लिए तो होती है भैया। जो यूजर लॉगिन करेगा, इसका मतलब जी वही यूजर इस टाइम पे एक्टिव है, इसी वही यूजर इस टाइम पे अभी काम कर रहा है। ठीक है, और जितने भी यूजर्स लॉगिन हैं, मतलब लॉगिन का कंसेप्ट आइडेंटिटी को ही मैनेज करने के लिए करा जाता है। इसे पता चल पाया कि भैया ये यूजर आया है अभी। और देखा जाए तो मतलब ये लॉगिन के बाद उसमें जो लॉग आउट का कंसेप्ट है, अब लॉग आउट का भी कंसेप्ट, डेटा को मैनेज करने का कंसेप्ट, और बहुत सारा कंसेप्ट इसी सेशन ट्रैकिंग में ही हम मतलब कर पाएंगे। ठीक है, तो मेन जो सेशन ट्रैकिंग का कंसेप्ट था वो क्यों आया, जरूरत क्यों पड़ी, और हम उसमें क्या क्या करते हैं, ये बात अगर समझ में आ गई तो हम आपको ये बताएंगे कि हम ये कैसे करेंगे, है ना। बताइए, ये बात समझ में आ गई आपको, तो हम बताएं आपको कि कैसे करा जाए। आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही है आप लोगों को? हाँ सर, आ रही है। समझ में आया सर। ओके, गुड। तो अब ये हम कैसे करेंगे, तो चलो इसको जरा हम रियल वर्ड से समझते हैं। जैसे मैंने आपको उधार खाता वाला एग्जांपल बताया भाई, अगर आप मतलब रियल वर्ल्ड में उधार खाता चला रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी इंफॉर्मेशन, आपका पैन, आपका आधार, या आपका रूम नंबर, फ्लैट नंबर बंदे को पता होगा, तभी वो आपको उधार देगा। आपके घर का कोई बच्चा भी आ जाएगा तभी उधार दे देगा। और जो भी उधार देगा, क्या क्या दिया है, क्या क्या आइटम दिया है, क्या क्या सामान दिया है, तो वो कहीं ना कहीं मैनेज करता है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि आप ही हो, आपने किसी वेबसाइट में एक बार लॉगिन करा, और या आपने किसी सर्वलेट पेज पे गए, और उस सर्वलेट पेज पे कुछ आइटम को परचेज किया, कुछ खरीदा, कार्ड में ऐड करा। कार्ड में ऐड करने का मतलब कुछ नहीं है, होता है एक कलेक्शन बनाना होता है। कार्ड डेटाबेस में भी रख सकते हो, या कलेक्शन फ्रेमवर्क का यूज करके कोई कलेक्शन बना सकते हो, एरे बना सकते हो। डेटा ऐड करो, और फिर अगले पेज पे जाओ तो वही डेटा आपको मिल जाए, फिर अगले पेज पे जाओ वही डेटा मिल जाए, और ये सारा डेटा मिला के फिर फाइनल बिल आपको जनरेट हो। ऐसा करना आप चाहते हैं, तो इसके लिए क्लाइंट को कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करके रखना पड़ेगा, कि जब कभी भी रिक्वेस्ट आए तो ये पता चल पाए कि यही वाला क्लाइंट है, इसी से रिक्वेस्ट आई है ना। तो किसी बंदे को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या कंसेप्ट यूज करा जाता है, तो इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है, वोटिंग होती है। वोटिंग होती है जब, तो एक बंदे ने वोट डाल दिया या नहीं डाला, इस चीज के लिए, है ना, उसके नाखून पे निशान लगाया जाता है। तो जब पहली बार वो आता है तो वो निशान लगा के भेज दिया जाता है, समझ रहे हो। अब जब दूसरी बार आएगा तो उससे वही वही उंगली, वही निशान देखी जाएगी, उससे पूछी जाएगी, क्या वो निशान तुम्हारे पास है? भाई अगर है तो मतलब वो यूजर पहले का है, यानी कि वो वोट डाल चुका है, और निशान नहीं है तो मतलब नहीं डाल चुका है, राइट। यही होता है ना, फर्जी नेम से आ जाते हैं वोट डालने। कई लोग तो जैसे गाँवों में जो है 4-4 वोट डाल देते हैं, कहते हैं हम आज तो हमने 4 वोट डाल दिया, अपने ही नाम से हमने 5 वोट डाल दिया। तो क्या पता कि भाई 4-5 वोट इस तरह से डाल दें, या तो उनका मतलब वो निशान चेक नहीं करा गया, सेटिंग हो या कुछ और हो, बट वैसे तो नहीं कर सकता है कोई। उस निशान से ही बेस्ट ऑप्शन है कि पहली बार जब आएगा वो निशान लगा के भेज दो, निशान लगा के वो चला जाएगा।
अगली बार आएगा तो वही निशान पूछा जाएगा कि वो निशान है या नहीं, तो उससे वो आइडेंटिफाई हो जाएगा, उससे आइडेंटिटी उसकी मैनेज हो जाएगी। डेटा को मैनेज करने के लिए कोई कॉमन ऑब्जेक्ट चाहिए, एक बफर चाहिए, जिस बफर में डेटा संभाल के रख लो और जब भी जरूरत पड़े उसे गेट कर लो। इस तरह से ये कंसेप्ट हम काम करेंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट जो हमारा काम करता है बेसिकली, इतना ज्यादा हमें तामझाम नहीं करना पड़ेगा, मैं तो रियल वर्ड में आपको समझा रहा हूँ। इस सेशन मैनेजमेंट और सेशन ट्रैकिंग को करने के लिए हमारे पास जो तरीका है, देयर आर 4 वेज, 4 तरीके होते हैं जावा में सेशन ट्रैकिंग के लिए। एक होता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं हिडन हिडन फॉर्म फील्ड, है ना। तो हिडन फॉर्म फील्ड बना के हम ऐसा कर सकते हैं। यूआरएल को रीराइटिंग करके कर सकते हैं, रीराइटिंग करके कर सकते हैं, और HTTP सेशन नाम का जो इंटरफेस है उससे कर सकते हैं, और कुकीज से कर सकते हैं। तो कुकीज हो गया, HTTP सेशन API हो गई, URL रीराइटिंग हो गया, हिडन फॉर्म फील्ड हो गया। तो देयर आर 4 वेज। वैसे अगर देखा जाए तो HTTP सेशन ही सबसे बेस्ट तरीका होता है। HTTP सेशन इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर सेशन ट्रैकिंग। बाकी तो सेशन ट्रैकिंग नहीं है, लेकिन हाँ इससे भी मतलब एक फॉर्म का डेटा दूसरे फॉर्म, मतलब डेटा की शेयरिंग तो हो जाती है, बट रियल सेशन ट्रैकिंग इससे नहीं हो पाती इन दोनों अप्रोचेस से। कुकीज और सेशन ही बेस्ट ऑप्शंस होते हैं। जहां पे कहा जाता है कुकीज जो होता है वो क्लाइंट साइड होता है, सेशन सर्वर साइड पे होता है, बट कुकीज और सेशन में और भी बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। और यहाँ पे बेसिकली ऐसा बोल सकते हो कि HTTP सेशन कुकीज को इंटरनली यूज भी करती है। कैसे कैसे यूज करती है हम इसे जानेंगे। तो ये 4 तरीके होते हैं, देयर आर 4 वेज। तो चलिए भाई, पहले हम HTTP हिडन फॉर्म फील्ड, फिर URL राइटिंग से मतलब हम सेशन ट्रैकिंग करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद HTTP सेशन और कुकीज के माध्यम से करेंगे। ठीक है, तो देयर आर 4 वेज। इसे हम ये सेशन मैनेज करेंगे, क्लाइंट की स्टेट को मैनेज करेंगे, क्लाइंट के डेटा को मैनेज करेंगे। तो देखिए भाई यहाँ पे सर्वलेट 1 सेशन ट्रैकिंग फोल्डर होगा। यहाँ पे देखिए मैंने सारे प्रोग्राम बना रखे हैं, सिंपल ही प्रोग्राम है। चलो सबसे पहले मैं आपको URL रीराइटिंग करके कंसेप्ट होता है वो समझाता हूँ। ठीक है, बहुत सिंपल से प्रोग्राम है, मैं चला के नहीं दिखाऊंगा, आप चला के जरूर देख लीजिएगा, और इच्छा होगी तो चला भी दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन को जैसे मैं चलाऊंगा तो एक HTML पेज ओपन होके आएगी, जिसमें मैं अपना यूजर नेम डालूंगा और पासवर्ड डालूंगा। ठीक है, मान लीजिए मैंने यूजर नेम पासवर्ड डाल के सबमिट मारा। तो जैसे मैं सबमिट करूंगा रिक्वेस्ट जाएगी एक सर्वलेट के पास, फर्स्ट सर्वलेट के पास जाएगी, इसकी एंट्री वेब डॉट XML में होगी। तो मैंने क्या करा, फर्स्ट सर्वलेट पे रिक्वेस्ट से आने वाला जो डेटा है वो गेट कर लिया और उसे प्रिंट करा लिया, और नीचे एक हाइपर लिंक बना दिया कि भाई यही डेटा अगले पेज पे चला जाए। तो इस डेटा को मैं URL के साथ रीराइट कर दे रहा हूं। दिस इज कॉल्ड URL रीराइटिंग। एक लाइन का कोड है बस। ठीक है, URL रीराइटिंग का मतलब क्या होता है, URL रीराइटिंग का क्या मतलब होता है, जैसे मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। जैसे ये ऑलरेडी हमारा कोई प्रोजेक्ट मान लीजिए चल रहा है, जैसे ये प्रोजेक्ट है, जब आप यहाँ से रिक्वेस्ट में कुछ डेटा भर के आप यहाँ से भेजते हो, तो ये रिक्वेस्ट के साथ जो है, जब रिक्वेस्ट का पैकेट बनता है तो रिक्वेस्ट के साथ जो डेटा जाता है उसके ऊपर यहाँ पे URL होता है, समझ रहे हो। अब यहाँ पे तो चूंकि मैंने गेट मेथड यूज नहीं करा था, पोस्ट यूज करा था, समझ रहे हो। यहाँ से हमने पोस्ट मेथड यूज करा था, इसलिए डेटा दिख नहीं रहा है। अगर मैं गेट मेथड यूज कर लूँ तो वो डेटा मुझे दिख जाएगा। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे इंडेक्स HTML के अंदर गया और इंडेक्स HTML के अंदर गया, मेथड को यहाँ पे ले लिया मैंने गेट। ठीक है, मेथड मैंने क्या ले लिया, गेट ले लिया,
चल जाओ भाई, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो। ठीक है, गेट हो गया। सॉरी रेंडर होने में इतना टाइम लगा देता है। ठीक है, गेट कर दिया। और अब हमारे पास जो सर्वलेट बनी हुई है जिसका नाम है लॉगिन सर्वलेट, उस लॉगिन सर्वलेट में भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ भाई डू गेट कर देता हूँ, या सर्विस बना लेता हूँ, चाहे गेट करो चाहे पोस्ट करो, मतलब ही नहीं है भाई। ठीक है, चलिए भाई यहाँ पे आते हैं, जरा इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक, अब आप जब यहाँ से रिक्वेस्ट से जो डेटा भेजोगे ना, तो अब आपका यही सेम डेटा यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, वो इसलिए नहीं दिखा क्योंकि यार समझिए आप, क्योंकि हमने रिक्वेस्ट को रिडायरेक्ट कर रखा है ना, लॉगिन करते ही रिडायरेक्ट हो जाएगा रिक्वेस्ट। यूजर लॉगिन करेगा तो ये वेलकम पेज पे चला जाएगा या इस पेज पे चला जाएगा। अगर लेट से मैं यहाँ इस पेज पे नहीं भेजता तो ये डेटा हमें दिखाएगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब लॉगिन पेज पे ही रहेंगे हम और डेटा हमें दिखेगा, ईमेल आईडी, पासवर्ड, लॉगिन। ये देखिए दिख रहा है, ये दिख रहा है डेटा। पता है जब हम किस पेज पे थे, हम थे इंडेक्स एचटीएमएल पे। हम कहाँ पे गए, हम लॉगिन सर्वलेट पे गए। लॉगिन सर्वलेट पे जब हम गए तो यानी कि ये हमारा यूआरएल था, राइट। उस यूआरएल के साथ कुछ वैल्यू गई थी, जो भी वैल्यू थी ना, जैसे ईमेल था और पासवर्ड था, वो हमारे इस रिक्वेस्ट के हेडर में ये कॉन्केटिनेट होके दिख रहा है। तो किसी यूआरएल के साथ जो वैल्यू, ये क्वेश्चन मार्क के बाद जो वैल्यू जाती है, दिस इज कॉल्ड क्वेरी स्ट्रिंग। तो अगर कभी आपसे इंटरव्यू पूछा जाए क्वेरी स्ट्रिंग क्या होती है, तो जब भी कोई यूआरएल के बाद आप क्वेश्चन मार्क करके वैल्यू भेजते हो, दैट इज कॉल्ड क्वेरी स्ट्रिंग। वो यूआरएल का ही पार्ट होता है, यूआरएल के साथ ही जाता है, बट गेट के केस में दिखा रहा है, पोस्ट के केस में दिखाता नहीं है। समझ रहे हो। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं यही डेटा यहां पे एक हाइपरलिंक बना के कॉन्केटिनेट कर दूं, यानी कि इसी यूआरएल को दोबारा राइट कर दूं, दैट इज कॉल्ड यूआरएल रीराइटिंग। अब समझे आप, यूआरएल को फिर से रीराइट कर दिया गया। तो मैंने क्या करा, यही डेटा को फिर से यहाँ क्वेश्चन मार्क करा, ये जो नेम और पासवर्ड आया गेट पैरामीटर से, है ना, मैंने href करके अगले यूआरएल पैटर्न को यहाँ पे दे दिया और यहीं पे कॉन्केटिनेट कर दिया। तो चलो यही सेम कंसेप्ट फॉलो करते हुए, चाहो तो मैं उसे एग्जाम्पल में करके आपको दिखा दूं, तो अलग से मुझे बनाना नहीं पड़ेगा, है ना। तो अगर बंदा लॉग इन हो गया तो यहीं पे हमने कर दिया ये out.println, ठीक है, printwriter.println, और फिर उसका जो क्या क्या डेटा था भाई, एक था ईमेल और एक पासवर्ड। तो ईमेल को मैंने यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर दिया और पासवर्ड को कॉन्केटिनेट कर दिया। ठीक है, ये सेम डेटा, और अगले कोई एक सर्वलेट होगी, लेट से वो सर्वलेट है कॉन्फिग नाम से, ये वाली सर्वलेट, इसका यूआरएल पैटर्न मैंने दे दिया। अब मुझे अगले सर्वलेट पे यही डेटा फिर मैं गेट कर सकता हूं। कैसे गेट कर सकता हूं, क्या नाम है, P1 और P2 वेरिएबल के साथ। ठीक है, तो href, एक मिनट जरा रुकिए, एक मिनट, आवाज आ रही है, बहुत अच्छी बात है ना। तो देखिए हमने क्या करा, यहाँ पे हमने क्या करा, जो यूआरएल को यहाँ पे कॉन्केटिनेट करा दोबारा, और एक यूआरएल यहाँ पे मतलब वो लिख दिया नेक्स्ट। ये आपको अभी समझ में आया या नहीं आया, ये मुझे बताइए। नहीं आया तो मैं फिर से समझाऊं। मैंने करा क्या, कुछ नहीं, href बना के अगले यूआरएल पैटर्न को दे दिया और क्वेश्चन मार्क करके एक वेरिएबल दे दिया। चाहो तो मैं वेरिएबल का नाम ईमेल ही दे देता, P1 ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं, और ये प्लस प्लस करके वो ईमेल को उठा के इसके साथ कॉन्केटिनेट कर दिया। और यहाँ पे जस्ट लाइक जैसे ये वैल्यू यहाँ जा रही है ना, इस तरह से आपको अभी दिखाया मैंने, क्वेश्चन मार्क करके क्वेश्चन मार्क लगाया, ईमेल इक्वल टू दिस, पासवर्ड इक्वल टू दिस। तो इसको बिल्कुल ऐसे अंडरस्टैंड कर लो कि P1 इक्वल टू वो ईमेल आएगा रन टाइम पे,
और वो पासवर्ड आएगा। ये मैंने ईमेल और पासवर्ड को किया। आप कोई डेटा भी ऐसे ही कर सकते हो कि लिंक बनाया और उस लिंक में जैसे सपोज करो ये इसकी जरूरत कब पड़ती है, जैसे सपोज करो कि आप कोई प्रोडक्ट पे क्लिक करते हो और वही प्रोडक्ट आपको दिखाता है, ये उस केस में होता है। सपोज करो आपके सामने एक ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, आपके सामने एक पेस्ट दिखा रहा है या आपके सामने दिख रहा है कि भाई ये कोई साबुन है, उस साबुन पे जैसे क्लिक करा उसकी पूरी डिटेल आ गया, तो वो कैसे आ जाता है, कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट की आईडी उसके साथ कॉन्केटिनेट होके जाती है और जैसे आप क्लिक करते हो तो उसका पूरा डिटेल डेटाबेस से उठ के आ जाता है। कैसे आता है मैं आप जब प्रोजेक्ट बनाओगे तो पता चलेगा। फिलहाल के लिए भी बताइए क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, अगले पेज पे मुझे इसे गेट करना पड़ेगा। क्या तरीका यूज करके? रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर और P1 और P2 को गेट करना पड़ेगा। किस पे गेट कर लूं? लोड ऑन स्टार्टअप वाले पे गेट कर लूं तो मुझे URL पैटर्न बदलना पड़ेगा। चलो लोड ऑन स्टार्टअप वाले पे बदल देता हूं। यहां से मैंने URL पैटर्न दे दिया लोड ऑन स्टार्टअप, ठीक है, और रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर से ये नेम और पासवर्ड लेके उसको प्रिंट करा दिया। बताइए क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, अभी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंफ्यूजन है? तो सर क्वेश्चन मार्क एंड सर वो एन ऑपरेटर वाला सर वेरिएबल वाला बता दीजिए। क्वेश्चन मार्क के बाद जो कुछ भी लिखी जाती है दैट इज कॉल्ड क्वेरी स्ट्रिंग। मैं दोबारा समझा दूंगा, पहले चला के दिखाता हूं आपको, ठीक है, मैं दोबारा से समझा दूंगा आपको, अगर नहीं समझ में आया होगा मैं दोबारा समझा देता हूँ, डोंट घबराइए, ठीक है। सर ये दोबारा सुनना पड़ेगा मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मोबाइल से लॉगिन है, तो बार बार सुनना पड़ेगा, 2 बार क्यों, बार बार सुनिए, 1000 बार सुनिए, सुनने की ही चीज है भैया, ये समझने की चीज है। ये कोई भी चीज जब आप नया चीज पढ़ते हो तो एक बार में नहीं कवर हो पाता है, तो बिल्कुल सुनना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आपको दोबारा भी समझ में नहीं आया, तिबारा भी नहीं आया, तो आप मुझसे कांटेक्ट करें डायरेक्ट, है ना। मेरा मोबाइल नंबर आपके पास जी है सर, 9211-420। जी बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल सर। पता ही है। चलिए भाई, तो देखिए एप्लीकेशन दोबारा मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ, और रन करने के बाद जी मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दिया और पासवर्ड डाल दिया। जैसे मैं लॉगिन करूंगा तो ये अगले पेज पे रिडायरेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे लिंक हमने बना दिया था ना। ये देखिए, ये देखिए, अब ये लॉगिन किया, आप ही लोगों के लिए दिखा रहा हूँ, देखिए ये लॉगिन किया, लॉगिन करते ही जी ये देखिए, यहाँ पे देखिए मैंने एक लिंक बना रखा है और नेक्स्ट दे रखा है, और इस लिंक में क्या है वो जरा उसी पे आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा। मैं यहाँ लिंक पे लेके जा रहा हूँ। अब मेरे लैपटॉप के सबसे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे आप देखिए क्या लिखा आ रहा है। जैसे मैंने लिंक पे हाईलाइट करा, मैं जब लिंक पे हाईलाइट करा तो लिखा आ रहा है कि आपकी रिक्वेस्ट जा रही है लोड ऑन स्टार्टअप पे, क्वेश्चन मार्क, एक वेरिएबल जा रहा है P1 जिसमें ईमेल आईडी थी ये, एंड P2 जिसमें पासवर्ड था ये उस हाइपर लिंक के साथ जा रहा है। और जैसे मैं इस पे लिंक क्लिक करूंगा तो ये इंफॉर्मेशन इस पेज पे आ गया, लेकिन यहाँ ईमेल पासवर्ड यहाँ प्रिंट हुआ नहीं, होना चाहिए था, शायद मैंने प्रिंट नहीं कराया, क्या शायद मैंने प्रिंट नहीं कराया होगा, तो इसलिए प्रिंट तो कराया मैंने, आउटडोर प्रिंटलन में ही प्रिंट कराया था ईमेल और पासवर्ड, तो आना चाहिए था, कोई बात नहीं। ये रिक्वेस्ट रिफ्रेश होके यहाँ भेज दिया क्योंकि उसमें रिफ्रेश एट्रीब्यूट लगा हुआ था। मैं रिफ्रेश वाली कहानी को कमेंट ही कर देता हूँ, ठीक है, तो अभी थोड़ी देर के लिए कमेंट ही रहेगा, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिर से मैं इसे चला के वहीं से दिखा देता हूँ आपको। इसे बैक करूँगा तो ये यहाँ आ जाएगा, और जी ये ईमेल आईडी लिखा और पासवर्ड लिखा, और जैसे मैंने लॉगिन करा ये देखिए इस पेज पे आ गया। अरे यार, इस पेज पे यही तो URL आया था जो ऊपर लिखा हुआ है भाई, इसी URL को रीराइट करा दिया यार, इसी लिंक में बस ईमेल का नाम P1 दे दिया, पासवर्ड का नाम P2 दे दिया, बस
अच्छा, मैंने गेट पैरामीटर में क्या लिखा हूँ वो भी मुझे चेक करना पड़ेगा। ईमेल और पाथ लिखा हूँ तो क्या गेट होगा? कुछ नहीं गेट होगा। मुझे P1 और P2 लिखना पड़ेगा ना, या ईमेल और पासवर्ड ही भेजूंगा तो मुझे ईमेल पासवर्ड लिखना पड़ेगा ना, तभी तो नहीं आया था डेटा, तभी डेटा नहीं आया था। ठीक है, तो इसको रिफ्रेश कर लो अभी थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ जैसे मैंने करा क्लिक, मुझे लग रहा है अभी रीलोड अभी हुआ नहीं है, वो हो जाएगा अभी अपने आप, वो डेटा आ जाएगा अगले पेज पे। तो ये मैंने क्या किया है, एक सिंगल लाइन का कोड लिखा है जिसमें आप परेशान हो रहे हो। कोई बात नहीं, परेशानी का बात ही है, नहीं समझ में आ रहा तो परेशानी है। मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने लिखा href और उसमें मैंने अगले सर्वलेट का URL पैटर्न दे दिया। और किसी URL पैटर्न के साथ अगर कुछ वैल्यू आपको भेजनी होती है तो क्वेश्चन मार्क करके आप वैल्यू भेज सकते हो। जिसको हम URL पैटर्न के साथ जब क्वेश्चन मार्क करके कुछ भी वैल्यू भेजी जाती है उसको बोलते हैं क्वेरी स्ट्रिंग। तो मुझे क्या वैल्यू चाहिए थी? मुझे वैल्यू वही चाहिए थी जो रिक्वेस्ट के साथ आया था, है ना। तो मेरे पास ईमेल आया था, तो मैंने एक P1 वेरिएबल लिया और प्लस प्लस करके, यार ये प्लस प्लस तो आप अभी हमने JDBC पढ़ा तो वहां पे भी आप ऐसे कॉन्केटिनेट करके वैल्यू भेज रहे थे। ठीक है, फिर दूसरा वेरिएबल P2 बनाया, उसमें भी प्लस प्लस करके ऐसे लिख दिया। तो P1 के साथ ये ईमेल और P2 के साथ ये पासवर्ड जाएगा, और ये नेक्स्ट उसका एक हाइपरलिंक का नाम है। किस सर्वलेट पे जाएगा? इस सर्वलेट पे जाएगा। वहां पे क्या करना पड़ेगा? रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर से यही P1 यही P2 निकाल लेना होगा। इसी कंसेप्ट को URL रीराइटिंग बोला गया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी URL के साथ ही ये वैल्यू जा रही है, जिसको फिर से रीराइट कर दिया जा रहा है लिंक में। देखो, ये देखो, जब आप ऐसे रिक्वेस्ट के साथ भेज रहे हो तो ये रिक्वेस्ट के साथ यही तो URL के साथ डेटा जा रहा है, तो इसी को लिंक में ही दोबारा रीराइट कर दिया गया इसी हाइपरलिंक के अंदर। दैट इज कॉल्ड URL रीराइटिंग। बस, अब अगले पेज पे गया तो देखो ये डेटा आ गया, पासवर्ड आ गया, रीलोड हो गया ना, तो आ गया डेटा। बस, तो यहाँ क्या मैनेज हो गया? डेटा सेश आइडेंटिटी, सॉरी हाँ, आइडेंटिटी मैनेज नहीं हुई, स्टेट मैनेज हो गया। तो ये 100% सेशन ट्रैकिंग नहीं है, 50% एक तरह से पार्शियली है, समझ रहे हो, पार्शियली है। इसके केस में आपकी हर सर्वलेट में हाइपरलिंक होना जरूरी है, और अगर सेंसिटिव डेटा है तो खतरे की घंटी है, सेंसिटिव डेटा आपको दिख जाएगा हर पेज पे, ये बड़ा दिक्कत है। हाइपरलिंक में है ना, तो लिंक में कोई भी ऐसे लेके जाएगा, डेटा दिख जाएगा। ये देखो डेटा दिख रहा है, तो बड़ा समस्या है, डेटा नहीं दिखना चाहिए। तो इसीलिए जो दूसरा तरीका होता है कि डेटा ना दिखे, इसके लिए हम एक फॉर्म बनाएंगे जिसमें टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे और टेक्स्ट फील्ड को कर देंगे हिडन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हिडन फॉर्म फील्ड। जैसे आप इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिखते हो ना, टेक्स्ट फील्ड बन के आता है। आप इनपुट टाइप इक्वल टू हिडन लिख दोगे तो हिडन टेक्स्ट फील्ड बनेगा, और हिडन टेक्स्ट फील्ड में यहाँ से कॉन्केटिनेट कर देंगे डेटा, ऐसे लिंक के साथ दिखेगा नहीं। इसका यही ड्रॉबैक है कि भाई यहाँ पे आइडेंटिटी मैनेज नहीं हो रही है, डेटा भी मैनेज हो रहा है, और यहाँ पे एक हाइपर लिंक में डेटा आपको दिख जाता है बिल्कुल। हिडन टेक्स्ट फील्ड बना देंगे तो उसके लिए एक फॉर्म बनाना पड़ जाएगा आपको, क्योंकि फॉर्म टेक्स्ट फील्ड के साथ डेटा फॉर्म के साथ ही सबमिट हो सकता है। बट हिडन फॉर्म फील्ड इज ऑल्सो नॉट अ बेस्ट सोल्यूशन। उसका बेस्ट सोल्यूशन जो है वो है HTTP सेशन। HTTP सेशन कुकीज, वो बेस्ट सोल्यूशन है। तो फिलहाल के लिए यहां तक की कहानी समझ में आ गई तो बताइए, क्लियर? यहां पे सेशन को खत्म करते हैं, क्योंकि